अब हम करेंगे रेजोल्यूशन। अभी हमने स्टडी किया था इससे पहले रेसिमिक मिक्सचर की प्रिपरेशन, दैट इज रेसिमाइजेशन। तो अब रेसिमिक मिक्सचर में से जो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है, तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन into enantiomers is called resolution। मतलब जो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स हैं उन दोनों को सेपरेट करना है, और इन दोनों को सेपरेट करने के भी आगे हम कई तरीके करेंगे। तो द डिफरेंट मेथड्स adopted for resolution are: नंबर 1, मैकेनिकल मेथड। तो ये पास्चर ने डिवाइस किया था मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये अप्लाई होगा सिर्फ उन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में जो क्रिस्टलाइन होते हैं और उनके क्रिस्टल्स की थोड़ी डिस्टिंक्ट शेप्स होती हैं। मतलब एक दूसरे की नो डाउट मिरर इमेजेस तो वो होंगे ही, पर देखने में उनमें डिफरेंस थोड़ा सा पता चल सके। तो सिर्फ वैसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को ही हम मैकेनिकल सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। विद ए पेयर ऑफ ट्वीजर्स वी विल पिक अप द डिफरेंट आइसोमर्स एंड सेपरेट ईच अदर। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड। तो आप लिख सकते हो कि दिस मेथड ऑफ सेपरेशन is applicable in case of crystalline enantiomers only, which are separated by a pair of tweezers। फिर इसकी आप करोगे लिमिटेशंस। एक तो बात मैंने भी अभी की है कि सिर्फ क्रिस्टलाइन इनेंशियमर्स जो होंगे वही सेपरेट हो सकेंगे, और वो भी वो जिनकी क्रिस्टल्स हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें। तो आप लिख सकते हो नंबर 1, द इनेंशियमर मस्ट बी ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। अगर वो क्रिस्टलाइन नहीं है, मतलब क्रिस्टल्स उसके अगर नहीं बनते डिस्टिंक्ट, तो फिर ये मेथड ही अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा, द क्रिस्टल्स मस्ट हैव डिस्टिंक्ट शेप्स। द क्रिस्टल्स मस्ट हैव डिस्टिंक्ट शेप्स। फिर इसके बाद सेकंड मेथड आप कर सकते हो बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड। तो इस मेथड में हम कोई बैक्टीरिया या कोई यीस्ट या कोई मोल्ड ग्रो करवाएंगे इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो जो भी ये होगा मोल्ड या बैक्टीरिया, तो ये खत्म कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा एक इनेंशियमर को, और दूसरा इनेंशियमर जो है वो बचा रह जाएगा। जैसे पेनिसिलियम ग्लॉकम होता है एक हमारे पास मोल्ड, पेनिसिलियम ग्लॉकम, अगर इसको हम टार्ट्रिक एसिड में ग्रो करवाएं, या वी कैन से कि रेसिमिक अमोनियम टार्ट्रेट में ग्रो करवाएं, तो ये जो डी आइसोमर होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, और जो एल आइसोमर है वो एज सच पड़ा रहता है। तो इस तरीके से डी एंड एल में से एक पर्टिकुलर एल आइसोमर जो है
या लीवो रोटेटरी जो आइसोमर है उसको हमने ऑब्टेन कर लिया, पर इसकी मेजर प्रॉब्लम होगी कि एक आइसोमर तो डिस्ट्रॉय ही हो गया। तो आप इसकी लिमिटेशंस में लिख सकते हो, ये लिमिटेशंस नंबर 1, ओनली वन enantiomer is recovered while the other gets destroyed while the other gets destroyed। और नंबर 2, अब जो enantiomer हमने रिकवर किया भी उसकी जो यील्ड होगी वो भी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि मोल्ड जो होते हैं ये ग्रो करते हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। तो आप लिख सकते हो द यील्ड ऑफ द आइसोमर विच इज रिकवर्ड, द यील्ड ऑफ द आइसोमर विच इज रिकवर्ड is very poor because the microorganisms grow in dilute solutions only। और फिर थर्ड मेथड आएगा इनकी सेपरेशन के लिए, दैट विल बी केमिकल मेथड। थर्ड इज केमिकल मेथड। तो ये थोड़ा इजी होगा, या आप लिख सकते हो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट मेथड अवेलेबल फॉर रेजोल्यूशन इन विच the enantiomers are converted into a pair of diastereomers first, a pair of diastereomers first। अब डायास्टीरियोमर्स आप पढ़ चुके हो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड्स। तो इनको हम सेपरेट करके इनसे डिफरेंट एनेंशियोमर्स को रीजनरेट कर सकते हैं। आफ्टर सेपरेटिंग द डायास्टीरियोमर्स, आफ्टर सेपरेटिंग द डायास्टीरियोमर्स, the different enantiomers can be regenerated। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम रेसिमिक मिक्सचर कंसिडर करें लैक्टिक एसिड का, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड यानी कि रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को या प्लस माइनस या DL इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद एन एनेंशियोमर विद एन ऑप्टिकली एक्टिव बेस दैट इज प्लस ब्रूसीन। ये बेस है तो नेचुरल बात है लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा। अब ये ब्रूसीन जो है ये दोनों एनेंशियोमर्स के साथ रिएक्शन करके पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स बना लेगी। जैसे ये बनेगा एक लैक्टिक एसिड प्लस ब्रूसीन, लैक्टिक एसिड के साथ प्लस ब्रूसीन अटैच हुआ तो ये एक बना आइसोमर, एक डायास्टीरियोमर बना। और दूसरा केस होगा जब माइनस लैक्टिक एसिड के साथ यानी कि लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड के साथ प्लस ब्रूसीन आकर अटैच हो जाए। अब ये दोनों जो डायास्टीरियोमर्स हैं दीज कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। तो इनको सेपरेट करके इनसे हम जो एनेंशियोमर्स हैं प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड, इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इनकी रीजनरेशन, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद जो हमने बेस ऐड करके सॉल्ट बनाया प्लस लैक्टिक एसिड प्लस ब्रूसीन, तो इनमें हम कोई एसिड ऐड करेंगे। जो एसिड है वो ब्रूसीन के साथ सॉल्ट बना लेगा। तो इससे ये जो प्लस लैक्टिक एसिड है ये सेपरेट हो गया
और जो ब्रूसीन है दिस विल फॉर्म सॉल्ट विद द एसिड। ये इसी तरह से अगर माइनस लैक्टिक एसिड वाला या लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड वाला हम आइसोमर कंसिडर करें, डायस्टीरियोमर कंसिडर करें, तो वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में HCl के साथ रिएक्शन करके माइनस लैक्टिक एसिड या लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड अलग हो जाएगा और जो प्लस ब्रूसीन है ये भी अलग हो जाएगी in the form of its salt with HCl। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन करके हमने डिफरेंट एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर लिया, प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड को। और फिर लास्ट मेथड होता है नंबर 4 क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड नंबर 4 हम करेंगे अभी। तो क्रोमेटोग्राफी की ज्यादा डिटेल आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हो। क्रोमेटोग्राफिक मेथड ये है 4th मेथड हमारे पास। A racemic mixture may be resolved with the help of column chromatography। तो इसमें हम क्या करेंगे, सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट को हम प्लेस करेंगे इन द रेसिमिक मिक्सचर, जो भी है हमारे पास कायरल सब्सटेंस का किसी का, तो उसमें से जो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं कंपोनेंट्स, एक आइसोमर थोड़ी फास्ट मूव करेगा तो दूसरा आइसोमर थोड़ी स्लो मूव करेगा। तो जो भी हमारे पास वो प्लेट हमने डिप करी थी इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसमें हमारे पास दो जो हैं वो कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, दोनों की जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से यहां पर ये और ये दोनों हमने सेपरेट कर लिए। ये होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। और फिर इसके बाद एंड में हम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो हमने अभी तक किए, पर्टिकुलरली ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑल दीज, उनके कैसे डिटरमिन करें कि इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे। तो उसके लिए आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, कि ये हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। तो 3 केसेस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हेन द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल एंड कायरल। अनसिमेट्रिकल है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइक दिस, ये वाला कंपाउंड। तो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इज 2। ये दोनों कार्बन्स हैं कायरल कार्बन्स और इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज ए डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? अगर हम रखें कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इज n, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻n। अगर यहां पर 2 हैं कायरल कार्बन्स तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻2, यानी कि 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के बनेंगे। अब क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले ही बोल चुका हूं कि अनसिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें कोई भी मीजोफॉर्म नहीं होगी। नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स दिस विल बी 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स और मीजोफॉर्म्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं, तो ये बनेगा 2⁻n। तो एक हमने केस किया जब मॉलिक्यूल है
अनसिमेट्रिकल, और उसमें जो भी है हमारे पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, 2 रेज टू पावर दैट नंबर विल बी द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर इसके बाद हम करेंगे दूसरा केस, व्हेन द मॉलिक्यूल इज, आप लिख सकते हो व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैज even number of chiral carbons. When the molecule is symmetrical and has even number of chiral carbons, like this compound, टार्ट्रिक एसिड है ये, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो दिखाई देता है। यहां पर इस प्लेन के जो सिचुएशन ऊपर है वही सिचुएशन नीचे है, तो तभी मैंने इस कंपाउंड को बोला है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स वो n ही रखेंगे, यहां पर फिर से 2 कायरल कार्बन्स हैं, तो अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा? दिस विल बी 2 रेज टू पावर n-1। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं 2, तो 2 रेज टू पावर 2-1 यानी कि 2 रेज टू पावर 1, यानी कि 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इसके, जब OH ग्रुप को हम इधर को ले आए। अगर मैं आपको यहां पर वो बनाकर भी बता दूं तो इस तरह से बन सकते हैं, OH ऑन द राइट साइड, H ऑन द लेफ्ट, और इस केस में H ऑन द राइट साइड, OH ऑन द लेफ्ट। अब इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसकी जो मिरर इमेज है दैट विल बी हैविंग ऑप्टिकल रोटेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि जैसे अगर ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो इसकी मिरर इमेज होगी लीवो रोटेटरी, और अगर ये लीवो है तो इसकी मिरर इमेज जो मैं बना रहा हूं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। तो इस केस में इसके ये हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो बने, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इसमें सिर्फ 2, और नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स कितनी हैं? ये हैं यहां पर 1। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स विल बी 2 रेज टू पावर n/2-1। n है यहां पर 2, तो 2/2 1, 1-1 0, 2 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसकी एक ही मीजोफॉर्म है जो मैंने बनाई हुई है। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फिर हम तीसरा केस करेंगे, आप लिख सकते हो थर्ड केस, when the compound is symmetrical and has odd number of chiral carbons, when the compound is symmetrical and has odd number of chiral carbons, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इसकी इस एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस प्लेन के जो सिचुएशन ऊपर है वही सिचुएशन नीचे है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं ऑड। तो इस केस में जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? तो यहां पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2 raised to power n-1 minus 2 raised to power n/2 minus 1/2, where n is the number of chiral carbon। जैसे यहां पर है 3,
तो आप n की वैल्यू 3 पुट करके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स कितनी होंगी, दिस 2 रेज टू पावर n/2 माइनस 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स, तो ये 2 वाला सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n-1 होंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो इसके साथ हमारा आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है ये होता है ख़त्म। तो इसके साथ ही हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो आपको असाइनमेंट इसकी मिली है। तो उस असाइनमेंट में हम देखेंगे से स्टार्टिंग से ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, जो बिल्कुल सिंपल वे में विदाउट एनी कैलकुलेशन या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाले नहीं हैं। तो फर्स्ट केस है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दीज टू कंपाउंड्स एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। तो जब मैं आपको आइसोमेरिज्म बता रहा था तब मैंने आपको बताया था दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ये साइक्लिक रिंग है और ये ओपन चेन है, तो दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फिर दूसरा केस है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जैसे ये वाला कंपाउंड उसमें गिवन है, Me का मतलब होता है मिथाइल। तो अगर इसी कंपाउंड को हमें डिफरेंट वे में लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो मिथाइल। तो यहां पर है डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों एटम्स हाइड्रोजन हैं, सेम हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, पर यहां पर कायरल कार्बन जरूर है, और अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन ऑड होगा तो डेफिनेटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा ही करेगा। तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी कि दिस कंपाउंड विल ओनली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसकी स्ट्रक्चर है जिसमें दे रखी हमें CHBrMe। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हैं दोनों, इसके साथ इस कार्बन के साथ एक है हाइड्रोजन और एक है मिथाइल, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और एक ये अल्काइल ग्रुप। तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो डेफिनेटली शो करेगा ही करेगा। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखूं ऐसे करके तो आप देख सकते हो कि इसमें एक कायरल कार्बन भी है। तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर ही रहा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन रीड्स विच विल गिव ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। आइसोमेरिक और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, और वो होंगे सिर्फ दो। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज एन ब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन की हम स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका ये। तो यहां पर अगर आप देखो, अगर क्लोरीन लगानी है सिर्फ एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फर्स्ट कार्बन पे लगेगी तो एक अरेंजमेंट हुई, और अगर सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लग जाए तो इट विल बी 2 क्लोरोब्यूटेन। तो सेकंड इसका पोजीशन आइसोमर बना। थर्ड तो फिर वही होगा 2 क्लोरोब्यूटेन ही। तो इस तरीके से अगर एक ही क्लोरीन लगाई जाए तो दिस कंपाउंड विल फॉर्म 2 डिफरेंट आइसोमर्स। तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन में, ए ऑप्शन। फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी मैं छोड़े जा रहा हूं ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है which has maximum enolic form under
सेम कंडीशंस, किसका इनोल कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा, ये उसी में ज्यादा होगा जिसमें इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो जब मैंने आपको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म करवाया था उस तब मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस व्हेन इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, और उसमें एक एक्सेप्शन थी बीटा डाई कीटोन्स। तो 7th क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो डी ऑप्शन है दैट इज पेंटेन 2,4 डाइओन, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से होगी। सेकंड कार्बन पे है एक कीटो ग्रुप और दूसरा कीटो ग्रुप है 4th कार्बन पे, तो दिस इज पेंटेन 2,4 डाइओन, तो दिस इज ए बीटा डाई कीटोन। तो ये हमने वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में एक्सेप्शनल केस किया था जब इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो यही हमारे पास कंपाउंड होगा विच विल हैव ग्रेटर इनोलिक फॉर्म। फिर इसके बाद मीजो टार्टरिक एसिड, ये क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में बात है कि मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मीजो टार्टरिक एसिड हमने आइसोमेरिज्म करते टाइम ये स्टडी किया था कि मीजो टार्टरिक एसिड होता क्या है। इट इज दिस, ये वाली स्ट्रक्चर जो है इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसीलिए ही इसको हमने मीजो फॉर्म बोला था। तो मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज द ऑप्टिकल रोटेशन बाय वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय द अदर पार्ट, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन, एंड दैट इज ड्यू टू जो ऑप्शन दे रखी हैं 2 कैरल कार्बन एटम्स और एक्सटर्नल कंपेंसेशन और मॉलिक्यूलर सिमेट्री। तो इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि जिसमें हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने दिखा भी दिया है, तो इसकी सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर होगा। फिर 11th क्वेश्चन है स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये भी मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था कि दीज आर डायास्टीरियोमर्स, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 12th क्वेश्चन है टॉटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो भी डबल बॉन्डेड है हमारे पास कार्बन या कीटो ग्रुप वाली कार्बन, उसके नेक्स्ट कार्बन के पास एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। तो इसकी ए ऑप्शन में आपको दे रखी है ये फिनाइल ग्रुप बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर एक लगा है OH। तो यहां से बीटा हाइड्रोजन तो यहां से हाइड्रोजन आएगी नीचे और पाई बॉन्ड चला जाएगा ऊपर, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जो बी ऑप्शन है दिस, यहां पे भी अल्फा जो है ये वाली कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बनाकर लिखूं कि कौन सी इनोलिक फॉर्म बनेगी तो आप देख सकते हो कि वो कितनी ऑड होगी हमारे पास स्ट्रक्चर। ये चीज बनेगी, इस डबल बॉन्ड को यहीं पे रहने देना और एक डबल बॉन्ड यहां पर भी बना देना है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके 2 पाई बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर शेप होगी, पर यहां पर तो 120 डिग्री का एंगल हमें दिखाई दे रहा है, लीनियर तो ये है ही नहीं। इसलिए इस कंपाउंड की जो इनोलिक फॉर्म है वो नहीं बनेगी, तो दिस विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 13th है कि कौन शो करेगा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। 13th क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कंपाउंड शो करेगा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन में हाइड्रोजन है, दैट इज बी ऑप्शन। उसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है कीटो ग्रुप के साथ, तो वहां से हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप को मिलेगी और इनोलिक फॉर्म बन जाएगी।
फिर 14th है नाइट्रोमीथेन एंड एसीआई नाइट्रोमीथेन आर। तो ये भी जब हम टॉटोमेरिज्म कर रहे थे तब बात की थी कि दिस इज नाइट्रोमीथेन और इसकी एसीआई नाइट्रो टाइप जो फॉर्म होती है दैट इज दिस, एंड दीज टू आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो दीज आर टॉटोमेरिक आइसोमर्स। इसका डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। फिर 15th क्वेश्चन है कि कार्बन 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 एंगल इन चेयर एंड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर हमने स्टडी किया था वो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी वाली बात कि साइक्लोहेक्सेन इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज नॉर्मल हेक्सेन, दैट इज इट डज नॉट हैव एनी एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ना हो इसलिए हम उसकी 3 डायमेंशनल शेप करते हैं जिसमें हर एक कार्बन कार्बन एंगल इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री। तो इस केस में 15th क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। दोनों कार्बन जो हैं हमारे पास चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, उसमें बॉन्ड एंगल्स होंगे 109.5 डिग्री ही। फिर एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन ये कितनी है? तो एंगल स्ट्रेन भी मैंने आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। ये है साइक्लोब्यूटेन की बॉन्ड लाइन रोटेशन में फॉर्म, और एंगल है, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का। तो मैंने आपको बताया था एंगल स्ट्रेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले हम लिखते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109.5 डिग्री, माइनस है कितना 90 डिग्री, डिवाइड करेंगे बाय 2 क्योंकि दोनों तरफ को यहां पर स्ट्रेन होगी। यहां पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, यानी कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी। तो कुछ स्ट्रेन आई इधर से, कुछ स्ट्रेन आई इधर से, तो एंगल स्ट्रेन एक साइड पे कितनी होगी, इसका हाफ होगी। तो ये हुई कितनी 19.5 डिग्री बाय 2, तो दैट इज 9.75 डिग्रीज इसमें एंगल स्ट्रेन होगी। तो 16th क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है दैट विल बी बी ऑप्शन, 9 डिग्री 44 मिनट। यहां पर मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, अगर इसको हम मिनट्स में करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 9 डिग्री 44 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, दे फॉर्म 1 डिग्री, 60 मिनट्स की 1 डिग्री होती है। फिर विच इज 17th क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साट्राईइन। तो यहां पर आपको साइक्लोहेक्साट्राईइन की स्ट्रक्चर बनानी चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है क्या, दैट इज इट इज नथिंग बट ए कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें हर एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो जिसके कारण शेप विल बी बिल्कुल प्लेनर। और 18th क्वेश्चन है which of the following is correct order of stability for of the following 4 different distinct conformations of n-butane। तो ये भी हमने जब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किए थे, n-हेक्सेन, तो उसकी जो कन्फर्मेशंस हमने की थी तो उसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने किया ही था कि एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद आती है स्क्यू और गॉश, फिर आएगी पार्शियली एक्लिप्स्ड, और सबसे बाद में आती है फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है दैट इज लीस्ट स्टेबल। तो इस तरीके से इस केस में हमारे पास जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। तो 18th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। हमने असाइनमेंट के 18th क्वेश्चन तक कर लिए थे और उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस अभी रहने दिए थे 2-3। तो जैसे था क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स
फॉर द कंपाउंड दैट इज गिवन। तो इस कंपाउंड की अगर आप स्ट्रक्चर बनाकर देखो तो इट लुक्स लाइक दिस, OH और फिर एक और OH और H और लास्ट में है CH2OH। तो यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिक एंड इट कंटेन्स 2 कायरल कार्बन्स। अगर कोई स्ट्रक्चर हो डिसिमेट्रिक, क्योंकि ऊपर है एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे है CH2OH ग्रुप, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। तो यहां पर n की वैल्यू है 2, तो देयरफॉर देयर आर ओनली 4 स्टीरियो आइसोमर्स अवेलेबल। फिर था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 0.75 ग्राम पर 10 ml ऑफ कायरल कंपाउंड इन 10 सेंटीमीटर ट्यूब शोज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ +1.2 डिग्री। तो इट स्पेसिफिक रोटेशन इज, स्पेसिफिक रोटेशन होती क्या है, इट इज ऊपर होता है यहाँ पर T टेम्परेचर इन केल्विन, नीचे D है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो एंड इट इज गिवन बाय अल्फा इज L upon C। here alpha is the observed angle of rotation, L is the length of the polarimeter tube in decimeters, and C is concentration in gram per ml। हमें गिवन है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन इज +1.2 डिग्री अपॉन L लेंथ ऑफ द ट्यूब is given to be 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1 डेसीमीटर, क्योंकि L होती है लेंथ इन डेसीमीटर्स, C इज कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर ml। तो 0.75 ग्राम इज इन 10 ml, तो इन 1 ml देयर विल बी 0.075 ग्राम ओनली इन 1 ml। तो ग्राम पर ml में इसकी कंसेंट्रेशन हुई 0.075 ग्राम पर ml। तो यहां पर फिल करेंगे हम 0.075। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का भी सिंपल तरीका है 1.2, ये डेसिमल अगर हटाएं तो ऊपर आ जाएगा 1000/75। तो 25 से इसको डिवाइड करें तो 3, ये जाएगा 40 से, तो ये 3 है, इधर गया 0.4 से, तो इट विल बी 16 डिग्रीज। तो therefore the correct answer is C option, 16 degree। 16 degree is the specific rotation of the compound। फिर इसके बाद क्वेश्चन 10th था जो हमने अभी डिस्कस करना है। तो इसमें है कि which will give racemic mixture on reaction with HCl। रेसिमिक मिक्सचर किससे बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर जो अब इसके बाद आपने अभी करना है एक चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स, और उसमें आप SN1 की कॉन्सिक्वेंसेस में स्टडी करोगे कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। और बिल्कुल वैसे ही रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनेगा। ये आपको गिवन है एल्कीन, जो मैंने करेक्ट ऑप्शन बोली, इसमें HCl जो है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट गेट्स आयोनाइज्ड लाइक दिस, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एंड एल्कीन्स ये भी आप स्टडी करोगे कि दे शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर this unsymmetrical alkene, तो it will attack according to Markovnikov's rule कि hydrogen will go to the carbon containing greater number of hydrogens। तो this way you will get a carbocation, this secondary carbocation। अब कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ये चीज।
कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो कार्बन है, जो भी एटम है, तो दीज विल बी अरेंज्ड इन अ ट्राइगोनल प्लेनर वे, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दोनों साइड से दिखाई देगी। अब इसके बाद Cl नेगेटिव का अटैक होना है ओवर दिस कार्बन, तो Cl नेगेटिव कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। तो इस तरीके से हमारे पास अब बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों तरफ से अटैक इक्वली प्रोबेबल है, तो वी विल गेट equal amounts of the two isomers, that is equal amounts of D and L forms। तो इसका मतलब हमारे पास बनेगा फिर रेसिमिक मिक्सचर ही। तो इसलिए 10th क्वेश्चन में डी ऑप्शन है जो, उससे ही रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बनेगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19th। 18th तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 19th है कि सिलेक्ट द ई आइसोमर अमंग द फॉलोइंग। तो ये जब हमने ई एंड जेड नोटेशंस करी थी तब मैंने आपको सीक्वेंस रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज असाइन करनी सिखाई थी। तो C2H5 ग्रुप को हम लिख सकते हैं लाइक CH2CH3। यहाँ पर है CHO ग्रुप, इसको अगर हम ऐसे लिखें एल्डिहाइड ग्रुप पूरा, और इधर है CH3 और इधर है क्लोरीन Cl। तो इस केस में आप देख रहे होगे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो हायर द एटॉमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। इधर CH3 ग्रुप की प्रायोरिटी होगी लोअर। अब इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, और इस कार्बन के साथ अटैच्ड है 1 हाइड्रोजन, एंड दिस डबल बॉन्ड O इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन्स अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर H और H तो चलो सेम है, पर यहाँ पर H और O या C और O तो नीचे एटॉमिक नंबर्स हायर हैं, इसलिए नीचे वाले एल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी होगी हायर और इथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी लोअर। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर प्रायोरिटी आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी लोअर प्रायोरिटी वाले भी ऑपोजिट साइड्स में हैं, तो इसलिए दिस विल बी ई आइसोमर। ई मतलब ट्रांस, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम ई आइसोमर ही इसको कहते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20th। इसमें पूछा गया है द जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग इज, जब एटम्स और ग्रुप्स ऑफ सिमिलर प्रायोरिटी विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, तो वो होगा जेड आइसोमर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, और बी कैसे है, यहाँ पर भी सीक्वेंस रूल्स को ही फॉलो करेंगे हम। एक तरफ तो सिंपल है बात, एक कार्बन के पास कि एक हाइड्रोजन है अटैच्ड जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरी कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हायर द एटॉमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। और ऑन दिस साइड दोनों ही कार्बन है, तो फिर उसके आगे वाले एटम्स देखेंगे। मिथाइल ग्रुप में कार्बन के साथ आगे 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, और ऊपर इथाइल ग्रुप में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ये CH3 ग्रुप वाला कार्बन है। तो H H सेम, फिर H और H सेम, फिर C और H, यहाँ पर C का एटॉमिक नंबर है हायर, तो इसलिए ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी हायर है, नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी लोअर है। और आप देख सकते हो सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो हैं दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो देयरफॉर दिस इज जेड आइसोमर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। Then question number 21st, what is the possible number of stereoisomers for tartaric acid? तो अगर आपको टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्लियर पता हो तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। टार्टरिक एसिड होता है ये CHCOOH, और एक इन दोनों कार्बन्स के साथ OH ग्रुप भी लगा होता है।
दिस। इस तरह से ऊपर वाली कार्बन भी कायरल हुई, एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक COOH ग्रुप और एक ये नीचे जो पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो ये दो कायरल कार्बन्स हैं एंड द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, क्योंकि यहां पर बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई देता है। तो इस केस में द नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, these are given by the formula this। ये भी फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे। तो n is the number of chiral carbons, number of chiral carbons is 2, तो 2 raised to power 2 minus 1, यानी कि it will be 2 only। और number of mesoforms, सिमेट्रिकल है अगर स्ट्रक्चर तो मीजोफॉर्म्स हो सकती हैं। नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था 2 रेज टू पावर n/2 माइनस 1, और n है यहाँ पर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 रेज टू पावर 0 यानी कि 1। एक मीजोफॉर्म है और दो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए, 2 + 1 3। तो देयर आर 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर टार्ट्रिक एसिड, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 22। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन 2 ब्यूटीन, सेकेंड पोजीशन पर है अगर डबल बॉन्ड। 2 ब्यूटीन की अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करूं, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? तो ये सिर्फ इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज देयर इज ए पाई बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय end-to-end overlap or head-on overlap of 2 orbitals. Pi bond will be formed by side-wise overlap of atomic orbitals और p orbitals। आप देख सकते हो जब दोनों कार्बन एटम्स में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो उस टाइम these two atoms will move close to each other, एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, तो ये p orbitals जो हैं साइड वाइज ओवरलैप कर जाएंगे। तो इन दोनों कार्बन्स के साथ कुछ भी और अटैच्ड है, जैसे यहां पर एक CH3 और एक H है। अब आफ्टर द ओवरलैपिंग द मॉलिक्यूल विल अपीयर टू बी लाइक दिस। एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अबव द प्लेन और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब दोनों कार्बन एटम्स में 3 जगह से अटैचमेंट है, तो इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो ही नहीं सकती, मतलब रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन्स, बिकॉज ऑफ द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2 p ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर 23rd क्वेश्चन कि टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय। जब हमने टॉटोमेरिज्म किया था तो मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी कि डबल बॉन्डेड एटम्स के जो नेबरिंग एटम है या कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। जैसे यहां पर है जो डी ऑप्शन में दे रखा कंपाउंड ये वाला, तो इसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसलिए ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जिसको हम नाइट्रो ACI नाइट्रो टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन ऊपर मूव कर जाएगा, यहां पर बन जाएगी सिचुएशन ऐसी। तो इन दोनों में रहेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये नाइट्रो फॉर्म है, ये ACI नाइट्रो फॉर्म है, इसलिए जो डी ऑप्शन है इट विल शो टॉटोमेरिज्म। फिर 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ये जब हमने सिस ट्रांस आइसोमर्स का कंपैरिजन किया था तब भी मैंने आपको बताया था
कि ट्रांस आइसोमर में जो पोलैरिटीज हैं या डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करती हैं, इसलिए उनकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो कम होती है। और अगर दोनों तरफ डाइपोल्स बने सेम, तब ये एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। जैसे दिस वन इज ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, जो आपके सी ऑप्शन गिवन है। तो इस कंपाउंड में दो पोलर बॉन्ड्स हैं और एक डाइपोल वेक्टर जो है वो बनेगा ऐसे, और दूसरे केस में इस तरह से। जिस कार्बन के ऊपर है अगर पार्शियल पॉजिटिव तो उधर होगा एरो का बैक, और जहां पर हेलोजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव उधर एरो हेड होगा। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी जीरो। तो इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है ट्रांस आइसोमर की वो जीरो होगी। फिर 25th क्वेश्चन जो है कि जो आपको स्ट्रक्चर दे रखी है वो कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों जब करवाए थे तब कंडीशंस फॉर आइसोमेरिज्म भी करवाई थी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कब, कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो कब। यहां पर आप देख सकते हो दिस कार्बन इज कायरल, यानी कि एक OH ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक ये इधर पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो ऑड नंबर ऑफ अगर कायरल कार्बन्स हो तो कंपाउंड इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। फिर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक ये एरोमेटिक ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन और एक ये दूसरा ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं, डबल बॉन्ड भी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर 26th क्वेश्चन है विच ऑफ द कंपाउंड्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 26th क्वेश्चन में कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इन क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि जो कंडीशंस फॉर आइसोमेरिज्म हैं, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो 26th क्वेश्चन में अगर आप सी ऑप्शन देखो 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, 1 पेंटीन का मतलब फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही दो क्लोरीन लगे हैं और डबल बॉन्ड है, ये वाली स्ट्रक्चर है यहां पर बनती इसकी 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो इस केस में आप देख सकते हो टू द डबल बॉन्डेड कार्बन बोथ द एटम्स अटैच्ड आर सेम। अगर दोनों एटम सेम हुए तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसलिए 26th क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। तो फिर है 27th विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो इनेंशियोमेरिज्म। तो ये सभी कंपाउंड्स इनेंशियोमेरिज्म यहां पर शो करते हैं। 1,2 डाइईन्स जैसे ए ऑप्शन है, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में एक कायरल कार्बन है, और 2,3 पेंटेन डाइईन भी इसी तरह से ही शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल द थ्री अबव। फिर 28th क्वेश्चन कि द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड, ये कितने होंगे। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो अब आते हैं 3 H और OH ग्रुप वाले कार्बन्स। इनकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, मैं तो जस्ट इसकी स्ट्रक्चर ही बनाकर देख रहा हूं। तो हेयर यू कैन सी देयर आर 3 कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन है ये, एक है ये, और एक है ये, और ऊपर है CHO ग्रुप, नीचे है CH2OH। तो इसका मतलब द मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो और नंबर जो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे
उनका नंबर कितना होगा, या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो मीसोफॉर्म तो कोई होगी ही नहीं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अब कितना होगा। This will be 2 raised to power n, where n is the number of chiral carbons, that is 3 in this case. तो इसलिए there will be 8 optical isomers for this compound, that is B option is the correct answer. फिर है 29th क्वेश्चन, the number of isomers for the aromatic compound this. अब इस केस में हमारे पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बनता कि जिसकी हेल्प से हम ये बता सकें कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो इसलिए यहाँ पर हम उसके आइसोमर्स ही बनाकर देख लेते हैं कि कौन कौन से आइसोमर्स जो हैं वो बनते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C7H8O। एरोमेटिक सारे देखने हैं, मतलब जिनमें बेंजीन रिंग भी हो। तो ये C6H6 है, तो इसका मतलब यहां पर एक लगा दें अगर हम OH और एक लगा दें CH3, तो ये भी आइसोमर बनेगा, दिस इज ऑर्थोक्रिसोल। इसी तरह से दूसरा आइसोमर इसका बनेगा जब ये मेटा पोजीशन पर होगा मिथाइल ग्रुप, और तीसरा आइसोमर होगा जब ये पैरा पोजीशन पर होगा। इस तरह से 3 बनेगी यहां पर क्रिसोल्स, और एक बन जाएगी यहां पर ये वाली ईथर मिथॉक्सी बेंजीन, और एक बन जाएगी एरोमेटिक अल्कोहल, दैट इज दिस बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से इसके यहां पर 5 आइसोमर्स जो हैं वो बन सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द कंपाउंड नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। अब इसमें ए ऑप्शन है एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, तो दैट इज ऑल्सो ए मेटामर ऑफ डाई इथाइल ईथर। फिर ब्यूटेन 1 ओल, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये ब्यूटेन 1 ओल का चेन आइसोमर है। और ब्यूटेनोन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा। जैसे डाई इथाइल ईथर है यहाँ पर ये वाला कि ऑक्सीजन के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C4H10O। और जो ब्यूटेनोन है, जो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो इसका आइसोमर नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C4H8O। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो कोई आइसोमर थोड़े हो सकते हैं ये। तो ब्यूटेनोन कैन नॉट बी द आइसोमर फॉर डाईइथाइल ईथर। Then 32nd question is SN1 reaction on optically active substrate gives. तो SN1 reactions जब आप करोगे तो वहां पर आप ये स्टडी करोगे कि SN1 रिएक्शन जब कभी भी हो, रेसिमिक मिक्सचर इज द मेन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो रेसिमिक मिक्सचर होता है, और अगर SN2 मैकेनिज्म हो तब इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होती है। तो ये प्रॉपर वे में आप समझ सकोगे जब हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स भी डिस्कस करेंगे। Then next is mesotartric acid is optically inactive due to the presence of, it is optically inactive due to the presence of molecular symmetry. mesotartric acid होता है ये वाला कंपाउंड। तो इसमें आप देख सकते हो there is a plane of symmetry in the molecule. तो molecule being symmetrical is optically inactive. तो इसीलिए मीजोटार्ट्रिक एसिड जो है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री।
Then 34th question is the production of an optically active compound from a symmetric molecule without resolution is asymmetric synthesis. तो सिंपल वे में किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की प्रिपरेशन फ्रॉम एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अंडर chiral conditions is called asymmetric synthesis. Then which one of the following is not found in alkenes? Question number 35th. तो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस और ट्रांस वो भी शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड वेरी कर दें हम तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, पर जस्ट मेटामेरिज्म शो नहीं करते। तो 35th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। फिर 36 है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म्स। सेपरेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एनेंटियोमर्स, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। देन 37 द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय नाइट्रोमीथेन। तो जब हमने टॉटोमेरिज्म किया था तो यही एग्जांपल लेकर मैंने आपको इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म्स जो हैं वो समझाई थी। ये नाइट्रो फॉर्म है और एक इसका एसीआई नाइट्रो टॉटोमर जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो नाइट्रोमीथेन शोज टॉटोमेरिज्म। देन 38th क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में ही आपको दिखाई दे सकता है कि ट्रांस और सिस आइसोमर्स दे रखे हैं, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर। जब मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की, तो पहली थी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सिस की ज्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज्यादा और सिस का कम होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम होता है। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी एक से भी हम इन सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसलिए 38th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी। फिर 39th क्वेश्चन है द टू आइसोमर्स आर, ये हैं दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, बट दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर 40th क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हैव ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +112 डिग्री एंड +19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इन एक्वस सोल्यूशन द रोटेशन बिकम्स +52 डिग्री। रोटेशन में चेंज हो जानी, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो या लीवोरोटेटरी हो, या जो अल्फा आइसोमर है जो बीटा आइसोमर है, यहाँ पर सभी की रोटेशन चेंज होकर एक इक्विलिब्रियम वैल्यू की अटेनमेंट को आप पढ़ते हो, कहते हो म्यूटा रोटेशन। तो ये चीज आप स्टडी करोगे इन डिटेल इन बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर। Then 41st question is the instrument which can be used to measure optical activity, that is specific rotation, is polarimeter. And 42nd question, D and L tartaric acid are, ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। देन 43rd क्वेश्चन इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज दैट। कैसी सिमिलैरिटी है कि ये दोनों सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ही एग्जांपल्स होती हैं आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसलिए ये दोनों जो हैं दीज आर बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो सी ऑप्शन है 43rd क्वेश्चन का, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन प्रीफिक्स सिन एंड एंटी, तो ये भी हम वो करते हैं ऑक्साइम्स की प्रेजेंस के केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उनको हम सिन और एंटी से डिनोट करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ही के लिए ही यूज होते हैं। द प्रीफिक्सेस सिन एंड एंटी आर यूज्ड टू डिनोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देन 45th क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम मैंने आपको बताया था R and S कॉन्फ़िगरेशन इज
एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन। तो हेयर यू कैन सी देयर आर 2 कायरल कार्बन्स और दोनों जगह पे हम जो है R और S नोटेशन जहां कन्फिगुरेशन जो है वो हम असाइन करेंगे। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है 45th क्वेश्चन में कि दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन। तो दोनों जगह पे हमें अलग अलग जो है कन्फिगुरेशन असाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड कार्बन के लिए आप देख सकते हो ये सिचुएशन बन रही है व्हेन द एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड C2H5। ये सिचुएशन है और इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि कीपिंग द पोजीशन एट द टॉप फिक्स्ड, रोटेट द मॉलिक्यूल in anti-clockwise direction so that the atom or group of lowest priority comes to the bottom। तो यहां पर ये वाला ग्रुप आ जाएगा CHCl C2H5। तो यहां पर आप देख सकते हो अब अगर हम प्रायोरिटीज असाइन करें तो ये दोनों कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है सेम। तो यहां पर है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 1। इन दोनों कार्बन में से अब आगे के एटम्स देखेंगे, यहां पर अटैच्ड हैं H, H और H, 3 हाइड्रोजन ही अटैच्ड हैं और यहां पर इस कार्बन के साथ एक H है, एक C2H5 वाला कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो डेफिनेटली नीचे C है एटॉमिक नंबर हायर, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर हायर, तो नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी हायर होगी। इसको हम देंगे नंबर 2 और इसको देंगे नंबर 3। नंबर 4 एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम। तो 1 2 3 से हम रोटेट करेंगे। तो कैसे रोटेशन हो रही है? द रोटेशन इज इन द डायरेक्शन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं S। तो यहां पर सेकंड कार्बन पे S कन्फिगुरेशन जो है वो बन रही है। फिर थर्ड कार्बन की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्बन एटम के ऊपर कैसी सिचुएशन यहां पर एराइज होगी? तो थर्ड कार्बन की जो सिचुएशन बनती है वो मैं यहां पर बना रहा हूं कि HCl C2H5 और ऊपर जिसको हमने सेकंड नंबर पे रखा था प्रायोरिटी वाइज वो ग्रुप आ जाएगा। तो अब यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन की है लोएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसको हम करेंगे रोटेट मॉलिक्यूल को कीपिंग द पोजीशन एट द टॉप फिक्स्ड। टॉप पे जो पोजीशन है उसको हम कभी चेंज नहीं करते। तो इसको रोटेट करेंगे इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लोरीन चला जाएगा इधर, C2H5 ग्रुप जो है वो आ जाएगा यहां पे। तो इनकी प्रायोरिटीज तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। क्लोरीन की होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे। और अगर अब मूव करें तो अब हम मूव कर रहे हैं इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए यहां पर भी S ही है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड की कन्फिगुरेशन होगी 2S और 3S, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 46th क्वेश्चन में द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस पहली थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये तो चारों ऑप्शंस में है। फिर दूसरी कंडीशन थी कि बोथ द एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन्स मस्ट बी डिफरेंट, तो ये सिर्फ डी ऑप्शन में है। एक CHCl वाली कार्बन के साथ दोनों एटम्स डिफरेंट अटैच्ड हैं और दूसरी तरफ भी नीचे को ब्रांच चेन है और ऊपर वाले साइड में कोई नहीं है, तो इसलिए डी जो ऑप्शन है दैट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।